पहले तो वरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विशिष्ट व्याख्यान माला के लिए चुना कि मैं आपसे, आपके माध्यम से, DAIC के माध्यम से अपनी समझ बाबा साहब के बारे में जो बनी है उसको साझा कर सकूं। और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं कि हमारे पुराने मित्र डॉक्टर देवेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। और जैसा कि मुझे बताया गया कि ये टॉक जो है वो हमारे पोस्ट डॉक एंड रिसर्च फेलोज के बीच में है और इसको आप लोग रिले भी कर रहे हैं क्या? ये लाइव भी है क्या? रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको बाद में हम अपने YouTube चैनल पे डालेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात। थैंक यू डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर फॉर giving me this opportunity to share some of my understandings with Dr. V.R. Ambedkar. One real incident to begin with. When I was a student in school in Eastern UP, I didn't had much knowledge about Baba Sahab. For me, he was only a constitution maker. For me, he was only a leader of untouchables, a class of downtrodden, not more, not more than that. And society also at large was not very much interested in knowing what Baba Sahab gave to us. आज भी पूरे देश में तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कुछ पॉकेट्स में आज भी वो आपको दिख जाएगा कि समाज में भी अभी कुछ कुछ कमियां रह गई हैं, जिसके चलते हम सभी ये सारी बातें फेस करते हैं. But incidentally, a life turning event happened with me, and that was 2002. यानी 18 साल पहले एक लाइफ चेंजिंग हैपनिंग मेरे साथ हुई. I was given an assignment to write something on Baba Sahab, something on Dr. Ambedkar, and that was Dr. Ambedkar on minorities. This project was given to me and I wrote a book on it, published by First India Foundation. One of the major writings from my side on Baba Saheb B.R. Ambedkar, that is a factual research based writing. And when I started reading Dr. V.R. Ambedkar's collected volumes published by Social Justice Ministry, believe me Varunji, believe me Devenji, I developed a fascination for Dr. V.R. Ambedkar. And since then I prefer using Baba Sahab for him rather naming him as a Dr. V.R. Ambedkar. और जब हम बाबा साहब कहते हैं तो हमारे यहाँ समाज में बाबा किसको कहा जाता है? जो समाज का बड़ा हो, समाज का बड़ा बुजुर्ग हो, जो समाज की व्यवस्था को सजोने का काम करता हो, तो उसको सामान्य संदर्भों में, परिवार के संदर्भों में हम उसको बाबा कहते हैं. तो when we call it Baba Saheb B.R. Ambedkar, then we accept him wholeheartedly that he is one of rare nation makers whom we respect a lot on the basis of his activities, on the basis of his creation, on the basis of his contribution, on the basis of his leadership. The reason being, you won't find anyone a parallel to बाबा साहब अम्बेडकर. आपको उनका, जब उनके काम को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस महामानव के बराबर का काम बहुत कम लोगों ने किया है. और जब मैं ये बात कह रहा हूं
तो मुझे एक कुछ लाइनें वर्बेटम में कोट करना चाहूंगा। ये लाइनें हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और मैं ये लाइनें बहुत इस्तेमाल करता हूं जब मैं बाबा साहब पर बात करता हूं, क्योंकि ये लाइनें एक सच बताती हैं। हम सभी अकादमिक जगत में हैं, सामान्यतया सोचते हैं कि हमने जो पढ़ लिया वही सब कुछ है। अटल बिहारी जी वाजपेयी क्या कहते हैं बाबा साहब के बारे में, और ये उन्होंने 7 मई 1994 को लिखा है। रमाशंकर अग्निहोत्री जी की किताब है, 2 वॉल्यूम्स में है। बाबा साहब रमाशंकर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध प्रचारक रहे, बाद में बड़े पत्रकार के रूप में स्थापित हुए। उनकी किताब के प्रीफेस में अटल बिहारी वाजपेयी जी लिखते हैं, दैट इज डेटेड 7 मई 1994। लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को उनकी समग्रता में देखने का कठिन कार्य अब तक भी पूरा नहीं कर पाया हूं। शायद यह कार्य कभी पूरा होगा भी नहीं। केवल इसलिए नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू इतने गहरे हैं कि उनकी चाह पाना मुश्किल है, बल्कि इसलिए भी कि व्यक्तित्व या घटनाक्रम जो उसकी पूर्णता में देखकर निष्कर्ष निकालने का कार्य अब अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है, और इसके लिए जिस वस्तु परकता तथा निष्प्रेयता की आवश्यकता है वह अभाव के रूप में मिलती है। बड़ी खूबसूरत बात अटल जी यहां कह रहे हैं कि बाबा साहब को जितना पढ़ना चाहिए था उतना मैंने स्वयं नहीं पढ़ा, एक बात। दूसरी बात वो कहते हैं कि राजनीतिक दल के नाते या राजनीति में होने के नाते जिस तटस्थता की आवश्यकता है, जिस निष्प्रियता की आवश्यकता है, वह लगातार कम होती चली जा रही है। और जब ये बाबा साहब के बारे में अटल जी कह रहे हैं तो ये बात सब पर लागू होती है कि समाज का प्रत्येक धड़ा, समाज का प्रत्येक व्यक्ति कहीं पर वैचारिक आदर्श से प्रेरित है, कहीं पर स्वहित से प्रेरित है, तो वह बाबा साहब को बहुत तटस्थ होकर के नहीं पढ़ पाता है। इसलिए हमारे जैसे अकादमिक जगत में जो लोग हैं, जो रिसर्चर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब को निष्प्रियता से पढ़ें, तटस्थता से पढ़ें, और जो उनका स्वर्णाक्षर जड़ित योगदान है समाज में उसको समाज के सामने रखें। आगे वो लिखते हैं उसी प्रीफेस से, डॉक्टर अंबेडकर विश्व के उन महारथियों में से हैं जो काल के कपाल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं, और जिनके जुझारू जीवन और अनवरत संघर्ष से प्रेरणा लेकर भावी पीढ़ियां सामाजिक समता तथा न्याय की मशाल जलाकर अंधकार की शक्तियों से निरंतर लड़ती रहती हैं। वो आगे कहते हैं, वे सामाजिक क्रांति के संघर्षशील अग्रदूत थे। उनका मत था कि दलितों का संघर्ष राजनैतिक सत्ता से भागीदारी का संघर्ष है, और यदि एक बार यह राजनैतिक सत्ता की भागीदारी प्राप्त हो गई तो सामाजिक न्याय के आधार पर समाज की संरचना का कार्य और सरल हो जाएगा। जब मैं अटल जी को आपके साथ साझा कर रहा था तो मुझे बरबस ही ये बात याद आई कि among all dispensations at the center, all governments at the center, whether it was Congress, Janata Dal, Janata Party or any, or the current BJP government or the NDA government, start tracing who did what. Start tracing who adores Baba Saheb Ambedkar as ideal,
who contributed much for the memory and the legacy of Baba Sahab. So I'll, without any doubt, without any hitch, I can say the present leadership of the nation, Manni Modi ji contributed a lot in accepting or propagating the ideals of Baba Sahab. और ये जो दो दिल्ली में दो प्रमुख संस्थान बने, जिस संस्थान में आप इस वक्त बैठे हैं, जिस संस्थान के माध्यम से आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं, वह संस्थान भी बनकर तैयार हुआ, क्रियात्मक स्वरूप में आया, तो इसी वर्तमान सरकार को उसका श्रेय देना चाहिए और पूरा श्रेय इन्हीं को है। बाबा साहब से जुड़े हुए तमाम स्थलों को, तमाम चेयर्स को इस सरकार ने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है और अलीपुर रोड पर जो संस्थान बना है, जिसकी छत को आप देखेंगे तो वो संविधान की आकृति में है, वो एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति, बहुत बड़ा हस्ताक्षर इस सरकार के द्वारा बाबा साहब की स्मृति में, बाबा साहब के क्रियात्मक जीवन को दिया गया। तो आपके माध्यम से वर्तमान सरकार को, वर्तमान नेतृत्व को, वर्तमान सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री माननीय थावर चंद जी गहलोत को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई भी देता हूं कि बाबा साहब के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल वर्तमान सरकार के द्वारा की गई है। अब जो मुझे विषय दिया गया है, नेशन एंड नेशनलिज्म, ये अपने आप में बहुत ही समीचीन विषय है, कंटेम्परेरी विषय है। और जब मैं इस विषय पर आना चाहता हूं या कुछ इस विषय पर बात करना चाहता हूं, तो मैं बाबा साहब के कुछ कंसर्न्स हैं, उनसे अपनी बात शुरू करता हूं। एंड दिस वन इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। बाबा साहब टेल्स अस, when deciding the destinies of nation, dignities of people, dignities of leaders and dignities of party ought to be count for nothing. The destiny of the country ought to count for everything. यानी जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र के सम्मान की बात करते हैं, तो किसी तत्व को अलग देख करके नहीं चल सकते। सभी बातों को हमको समग्रता में देखने की आवश्यकता होती है। और जब हम समग्रता में देखते हैं तो समग्रता में समाज की कमियां भी आती हैं। यहां पर बाबा साहब की भूमिका बहुत बढ़ जाती है, उनसे सीखने की भूमिका बहुत बढ़ जाती है और हम सबकी भूमिका बढ़ जाती है, सरकार की भूमिका बढ़ जाती है। When he says that dignity of people, इसका अभिप्राय क्या है? समाज में जितने भी लोग हैं उनको सम्मान देना चाहिए, उनका सम्मान रखना चाहिए, यानी अ सिस्टम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, वो एक रियलिटी होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्र की तरफ बढ़ता है। और मेरा ये मानना है कि सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय के द्वारा इस दिशा में बहुत बड़ा रचनात्मक काम किया जा रहा है, जिससे समाज की जो विसंगतियां हैं वो दूर हो रही हैं। निसंदेह ये कार्य बहुत बड़ा है। हाँ, जब बाबा साहब की बात आती है तो सामान्यतया कुछ राजनैतिक पूर्वाग्रहों के चलते बाबा साहब की कुछ बातों का ही जिक्र सामाजिक जीवन में, राजनैतिक जीवन में या अकादमिक जीवन में किया जाता है। जैसे ही वॉज अपोज टू हिंदुइज्म, वो हिंदुइज्म के विरोधी थे। मैं वहां सवाल करता हूं तो वो हिंदुइज्म के विरोधी थे या हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरोधी थे?
उसमें जो कमियां आ गई कालांतर में, उसके विरोधी थे। और इस नाते बाबा साहब को समझने की जो दृष्टि हमारी बनती है, उस दृष्टि को हम लोग देखें तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बाबा साहब को जानबूझ करके एक स्कूल ऑफ थॉट में कन्फाइन कर दिया जाता है, जबकि बाबा साहब तो समाज के व्यक्ति हैं। जब वो संविधान बना रहे थे, संविधान की संरचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, तो उनके लिए सर्व समाज केंद्र था, भारत केंद्र था, हिंदुस्तान केंद्र था। और जब उन्नति का, सामाजिक उन्नति का योगदान उनका देखा जाए, तो निसंदेह जब हम उनको दलित, शोषित, वंचित समाज के साथ जोड़ करके देखते हैं, तो हम बाबा साहब के विराट व्यक्तित्व के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता था यहां पर कि हिंदू कोडविल, उस हिंदू कोडविल में उन्होंने उस कोडविल से अगर किसी को अलग करके रखा है तो सिर्फ इस्लामिक मान्यताओं के लोगों को रखा है। ईसाइयत को अलग मानते हुए भी उन्होंने सबको उसके साथ समाहित करके रखा है। और जो मित्र पढ़ना चाहें वो उसको देख सकते हैं कि बाबा साहब जब हिंदू कोडविल की प्रस्तावना करते हैं तो उसका दायरा कितना बड़ा रखते हैं। उस दायरे में समाज, इन दो धार्मिक प्रवृत्तियों के अलावा पूरा समाज शामिल है। और जब समाज पूरा शामिल है तो आज जो लोग समाज को बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको बाबा साहब का यह कृतित्व ही अपने आप में उत्तर दे देता है। उनके द्वारा श्रम कानूनों की व्यवस्था, उन्होंने कोई जातीय आधार पर श्रमिक का विभाजन नहीं किया, लेकिन वर्तमान की राजनीति अब उसमें भी विभाजन कर रही है। बाबा साहब का नाम लेकर के राजनीति करने वाले लोगों को मेरा मानना है कि उन्होंने बाबा साहब के साथ न्याय करने की बजाय अन्याय ज्यादा कर दिया, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के जो मौलिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ा ही नहीं। बाबा साहब के जीवन में जितनी विसंगतियां, जितनी दुरूहताएं, जितनी कठिनाइयां आई हैं, वर्तमान समय का जो नेतृत्व है या लोग हैं, उतनी दुरूहता, उतनी कठिनाइयां तो उनके जीवन में नहीं है। थोड़ा सा उनके उस जीवन की तरफ चलते हैं तो मुझे लगता है कि बात और स्पष्ट हो जाएगी। बाबा साहब अपने समय के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद उनको विदेश जाने का अवसर मिला। विदेश से पढ़ करके आए तो उनको लगा कि समाज में मुझे वो स्वीकारोक्ति प्राप्त होगी जो सामान्यतः सभी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। लेकिन जातिगत भेद की स्थिति ऐसी थी कि उनको महाराजा बड़ौदा के यहां काम करते हुए, जहां की वो बहुत महत्वपूर्ण पद पर, आप सेना सचिव के पद पर नियुक्त किए गए, वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। और जब उन्होंने अपना पद त्यागा तो राजा गायकवाड़ ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की है वहां पर। वो इसलिए नहीं की है क्योंकि वो समाज की उस विषमता को जानते हैं। कई ऐसे अवसर उनके जीवन में आए जहां पर सीधे सीधे दिख रहा है कि उनके साथ अमानवीय भेदभाव किया गया। लेकिन उस बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है समाज के प्रति, उसको भी देखें। जब वो पीएचडी करके हिंदुस्तान लौटे तो ब्रिटिश सरकार की एक एडवाइजरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी को आई। उस एडवाइजरी में कहा गया कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति चौल में रहता है, आप जाकर के उससे मिले। और ब्रिटिश सरकार ने, ये नरेंद्र जाधव के जो वॉल्यूम्स आए हैं उसमें इसका जिक्र मिलता है, तो जो साथी पढ़ना चाहें तो उस वॉल्यूम के अनुक्रमणिका को देखेंगे तो इंसिडेंट मिलेगा।
बाबा साहब वहां रहते थे, ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक पैगाम आता है, कुछ कारिंदे आते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग आते हैं, बाबा साहब से मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हाई कोर्ट का जज बन जाइए, आपको 2000 रुपए माहवार सैलरी मिलेगी। बाबा साहब मना कर देते हैं। दूसरे दिन फिर वो लोग आते हैं, वो और बड़ा प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि आपको 6 महीने में कंफर्म जज बना दिया जाएगा और हो सकता है आपको चीफ जस्टिस भी बना दिया जाए, सैलरी आपकी 4000 हो जाएगी। उस जमाने में बाबा साहब को 4000 सैलरी ऑफर हो रही है। आप वो सैलरी किसी भी वैश्विक संस्था के सीईओ से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने उस सैलरी पर जाना स्वीकार नहीं किया, नौकरी करना स्वीकार नहीं किया। ये उदाहरण मैं जानबूझ करके दे रहा हूं कि तमाम लोग उनके बारे में जो नहीं जानते वो जानने की कोशिश करें। और उन्होंने उस वक्त प्रण लिया कि मुझे अपना समग्र जीवन अपने समाज के वंचित शोषित लोगों के सम्मान के लिए देना है। इस नाते उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। कभी किसी की नौकरी नहीं की, समाज का उत्थान लगातार करते रहे, समाज के लिए लगातार प्रयास करते रहे। ये बाबा साहब का बड़ा योगदान है। और वही बाबा साहब जब महाड़ का सत्याग्रह करते हैं तो उस महाड़ के सत्याग्रह में आसपास के गांवों के द्वारा सत्याग्रही भीड़ पर, जिसकी संख्या लगभग 4000 है, धनंजय कीर लगभग 4000 की संख्या का जिक्र करते हैं, आक्रमण करने वाले लोग जो हैं वो 400 के करीब हैं। वो बाबा साहब प्रतिवेदन देने गए हुए हैं, बीच में मौका देख करके उस शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह के लिए बैठी हुई भीड़ पर हमला कर देते हैं। जो भोजन पक चुका है उसमें मिट्टी डाल देते हैं, जो रोकता है उसको पीटते हैं, हाहाकार मच जाता है। लेकिन बाबा साहब में निष्ठा रखने वाला वह समुदाय, उसमें सर्व समाज के लोग भी शामिल थे, उसने कहीं प्रतिकार नहीं किया, नहीं की, कहीं किसी को मारा नहीं, हिंसा नहीं की। और जब बाबा साहब के सामने वो प्रश्न आया तो बाबा साहब ने कहा, 4000 की संख्या 400 लोगों पर किसी भी स्थिति में भारी पड़ सकती थी, लेकिन मेरा उद्देश्य हिंसा का उद्देश्य नहीं है, समाज को परिवर्तित करने का उद्देश्य, बदलने का उद्देश्य है। लेकिन आज वर्तमान राजनीतिक तंत्र में तमाम ऐसे संगठन पैदा हो गए हैं, तमाम ऐसे नेता पैदा हो गए हैं जो बाबा साहब का नाम लेकर के हिंसा करते हैं। बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा 1935 में कि आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू। हिंदू के तौर पर मरूंगा नहीं, जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था। और जब बाबा साहब ने ये कह दिया तो तमाम लोगों की बाहें खिल गईं, खास करके इस्लाम को मानने वाले लोगों की बाहें खिल गईं। हैदराबाद का निजाम बसंत मून अपनी किताब में लिखते हैं, ये किताब पब्लिक के इसमें एनबीटी ने छाप रखी है, कोई भी खरीद करके पढ़ सकता है, कि हैदराबाद का निजाम 6 करोड़ रुपए लेकर के बाबा साहब को इस्लाम में लाने के लिए प्रयासरत है। वो मुंबई की सड़कों पर हैं, लेकिन बाबा साहब उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं। रोम से एक प्रतिनिधि बाबा साहब के पास संदेश लेकर के आता है कि क्रिश्चियनिटी में आप आ जाइए। बाबा साहब क्रिश्चियनिटी को भी मना कर देते हैं। बाबा साहब का बहुत स्पष्ट मत था कि मैं उस धर्म में जाऊंगा, उस धर्म या उस मत को स्वीकार करूंगा जिस मत में जाति भेद नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा।
उन्होंने क्रिश्चियनिटी के उस आमंत्रण को मना कर दिया। स्वर्ण मंदिर से जो उपग्रंथी थे उनका संदेश आया और बाबा साहब ने अपने पुत्र और अपने भांजे को स्वर्ण मंदिर में रह करके सिख की व्यवस्था को जानने समझने का आदेश दिया। और 3 महीने के उपरांत जब वो लोग लौट करके आए तो उनकी टिप्पणी बाकायदा सकारात्मक थी। आपको जब इतिहास के पन्ने हम खंगालेंगे कि मुंजे, वीर सावरकर, बाबा साहब अंबेडकर, इन सबके बीच में एक बड़ा खूबसूरत डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स को अनफॉर्चुनेटली अकादमिक जगत में लाया ही नहीं गया। मुंजे साहब ने अंबेडकर की सहमति से एन राजा को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि आप अपनी सहमति हां या ना में दीजिए। बाबा साहब को सिखिज्म स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। साथ में एक नोट लगाया कि यह पत्र किसी भी स्थिति में आप पब्लिक ना करें, यह प्राइवेट पत्र है, लेकिन वह पत्र विशेष परिस्थितियों में एन राजा के द्वारा गांधी जी को शेयर कर दिया गया, साझा कर दिया गया। और उसके बाद जो विवाद हुआ 1938 में, उस विवाद के चलते बाबा साहब ने फिर अपने आप को पीछे खींचा कि नहीं, विवाद हो रहा है, इस नाते मैं अब सिखिज्म में भी नहीं जाऊंगा, सिख मत में भी नहीं जाऊंगा। और वीर सावरकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब को समझाने का, बताने का कि भाई हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं समाज में विषमता को खत्म करने का, भेदभाव को खत्म करने का। और डॉक्टर अंबेडकर आंसर भी करते हैं थ्रू मुंजे, आपकी जो सोच है वो ठीक है, लेकिन बहुत देर हो रही है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इंतजार कर सकूं। और अंततः बाबा साहब बौद्ध मत को स्वीकार करते हैं। बाबा साहब बौद्ध मत को जब स्वीकार करते हैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि व्हाई आई हैव नॉट एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, मैंने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को क्यों नहीं स्वीकार किया। वहां पर वो कहते हैं कि अगर मैं ये स्वीकार कर लेता तो मेरी राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में ही अंतर आ जाता। ये बातें बड़ी कड़वी लगती हैं, कड़वी लग सकती हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है। और मैं ये बातें बिल्कुल उद्धरण के साथ कह रहा हूं, ही क्लेम्स इट, वो कहते हैं कि ऐसा होता। और जिन मित्रों को उनकी इस्लाम की समझ क्या थी, इस्लाम के प्रति समझ क्या थी, वो पढ़ना है तो बाबा साहब की ही पुस्तक है, पाकिस्तान के ऊपर पुस्तक है, उसको जरा पढ़ लीजिए तो उनकी समझ इस्लाम के बारे में क्या है वो दिखती है। जब भारत का विभाजन हो गया, विभाजन के बाद पाकिस्तान में एट्रोसिटीज और कन्वर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई। उस वक्त बाबा साहब नेहरू जी को पत्र लिख करके कहते हैं कि हमें किसी भी तरीके से दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों को जो कि कन्वर्जन का टारगेट है, उसको पाकिस्तान से बुलाना चाहिए, उसको रास्ता बनाना चाहिए कि वहां हिंदुस्तान आए। यहां एक बड़ा प्रश्न मैं खड़ा कर रहा हूं, वो प्रश्न बाबा साहब के माध्यम से ही खड़ा कर रहा हूं कि सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने क्या किया, हम में से किसी को भी ज्ञात नहीं है। उल्टा ऐसी व्यवस्थाएं दे दी जिससे वह शोषित, वंचित समाज वहीं पर रह गया। और आज प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी के रूप में क्या हालत है पाकिस्तान में, वो हम सभी देख सकते हैं। 1952 का, अगर मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है तो ये 1952 या 53 का एक लेक्चर है बाबा साहब का, अंबेडकर बाबा साहब का, लुधियाना में। बाबा साहब कहते हैं, और उनके जन्मदिन का अवसर है, हीरो वर्शिप आज की पॉलिटिक्स में बहुत बढ़ गई है। जब बाबा साहब से पूछा गया कि व्हाट मे बी द
सिग्निफिकेंट फैक्टर्स फॉर मेकिंग इंडिया। बाबा साहब कहते हैं भारत को बनाने में, राष्ट्र को निर्माण करने में 5 प्रमुख तत्व पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और वो 5 तत्व क्या है? वो 5 तत्व हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बाय इंडियंस, यानी भारतीय समाज के द्वारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं अधरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, यानी संविधान पर हमको अटूट विश्वास होना चाहिए। तीसरा वो कहते हैं डिनंसिएशन ऑफ हीरो वर्शिप, यानी जो हम किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा बना देते हैं, महामानव बना देते हैं, उससे बचना चाहिए। अलोंग विथ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी समाज में आनी चाहिए। और वो 5वीं बात कहते हैं सरकार जो है उस पर जनता का नियंत्रण हमेशा होना चाहिए। अगर ये वायस वर्षा हुआ तो सरकार जो है वो फिर अपने लक्ष्य से भटक जाती है। तो अब देखिए बाबा साहब बहुत स्पष्ट हैं। उनका जन्मदिन आता है, उनको लगा कि अगर मैं महाराष्ट्र में रहूंगा, मुंबई में रहूंगा, तो लोग बहुत खर्च करेंगे, बहुत उत्सव मनाएंगे और ये हीरो वर्शिप जैसा हो जाएगा। वो वहां बगैर बताए लोगों को चुपचाप दिल्ली निकल आते हैं। फिर उनको लगता है दिल्ली में भी ऐसा उदाहरण हो सकता है, वो चले जाते हैं लुधियाना। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो देवेंद्र जी जरा सोच करके देखिए, हम दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं तो तमाम पोस्टर लगे रहते हैं, फलाना जी को जन्मदिन की बधाई, नीचे निवेदक में आप जैसे हम में से कुछ कार्यकर्ताओं का नाम। बाबा साहब इस प्रवृत्ति का विरोध करते हैं और जब वो लुधियाना में बोल रहे हैं तो उनकी जुबान में जो दर्द है वो दिख रहा है। वो उन्होंने कहा कि मिस्टर नेहरू, इफ आई लुक एट योर पॉलिसीज, देयर आर thousands of examples where you have given preference to the Muslim community and this appeasement will not work for you. Start working as a true leader where the Dalits are also taken care of by you. यानी वो कहते हैं आपके तो लगभग हजारों डिसीजन ऐसे हैं जिसमें हमारे साथ भेदभाव स्पष्ट नजर आता है। और वो कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं, किताब का टाइटल है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स। कांग्रेस और गांधी ने अनटचेबल्स के लिए क्या क्या काम किया है वो उस किताब में लिखते हैं। तो तमाम ऐसे ग्रंथ हैं बाबा साहब के जो आई ओपनर हैं, लेकिन लोग उसको पढ़ते नहीं है। सिर्फ एक ग्रंथ, और उसमें से आज के समय में 2 ग्रंथ, एक तो मैं नहीं कहूंगा, 2 ग्रंथ कहूंगा। खास करके दूसरा ग्रंथ जो है वो 2014 के बाद बहुत प्रचलित हो गया। पहला ग्रंथ है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो लेक्चर बाबा साहब को देना था, जब वो नहीं दिया जा सका तो उसी को उन्होंने किताब के रूप में परिवर्तित कर दिया। दूसरा जो अनपब्लिश्ड वर्क था बाबा साहब का, रिडल्स इन हिंदुइज्म, उस पर आजकल खूब चर्चा होती है, लेकिन बाबा साहब के इकोनॉमिक थॉट पर चर्चा नहीं होती, उनके डिवैल्यूएशन सिद्धांत पर चर्चा नहीं होती, उनके पर्सपेक्टिव ऑफ आरबीआई पर चर्चा नहीं होती, उनके लेबर लॉज पर चर्चा नहीं होती, उनके विमेन राइट्स पर चर्चा नहीं होती, व्हाई ही हैड हिंदू बिल उस पर चर्चा नहीं होती, हु वर द शूद्राज उस पर चर्चा नहीं होती, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन टू अनटचेबल्स उस पर चर्चा नहीं होती, व्हाट ही हैज रिटन फॉर पाकिस्तान उस पर चर्चा नहीं होती। इस नाते आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मित्रों, बाबा साहब का साहित्य उपलब्ध है, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, भारत सरकार की साइटों पर भी उपलब्ध है, और अगर आप हार्ड कॉपीज पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सस्ते में मंत्रालय के द्वारा उसके प्रावधान किए गए हैं।
जहां तक मेरी समझ है 700-750 रुपए में 21 वॉल्यूम बाबा साहब अंबेडकर के हिंदी में उपलब्ध हैं। तो पढ़ने की आवश्यकता है, बाबा साहब को जानने की आवश्यकता, और हमारा समाज जो आज तमाम चुनौतियां फेस कर रहा है उससे निकलने का रास्ता भी बाबा साहब से मिलता है। एक और बात मैं कह करके फिर उद्धरणों की तरफ आऊंगा, क्योंकि मुझे जो समय दिया गया है वो समय भी धीरे धीरे समाप्त तो हो रहा है। तो मैं कुछ उद्धरण जरूर आप समक्ष रखना चाहता हूं, जिससे बाबा साहब का, गांधी जी के साथ बाबा साहब का बड़ा खूबसूरत डिस्कोर्स है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और उस डिस्कोर्स के कुछ अंश मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ये उनके लिए है जो कहते हैं कि बाबा साहब तो कभी जेल नहीं गए, ये उनके लिए है जो कहते हैं कि बाबा साहब तो अंग्रेजों के साथ काम करते रहे, ये उनके लिए है जो बाबा साहब के सम्मान में कुछ कुछ बातें ऐसी कह देते हैं कि जो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि आई हैव टेकन अ प्लेज फॉर माई ओन कम्युनिटी, मैंने उनकी उन्नति के लिए, उनके सम्मान के लिए एक प्रण लिया हुआ है। लेकिन साथ में वो कहते हैं, मिस्टर गांधी, आई विश टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स विथ मोर विगर देन यू, यानी मैं आपसे ज्यादा ताकत से अंग्रेजों से लड़ना चाहता हूं। बट व्हाट विल बी माय स्टेटस आफ्टर इंडिपेंडेंस, मैं भी स्वराज चाहता हूं, मैं भी लड़ना चाहता हूं, लेकिन आप बताएं कि मेरा स्टेटस क्या होगा, मेरे समाज का स्टेटस क्या होगा। अगर वह कॉम्प्रोमाइज्ड रहता है तो फिर इस स्वतंत्रता का, इस आजादी का कोई मतलब नहीं है। और ये बात वो कब कह रहे हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, जहां ब्रिटिश सरकार के एक और बड़ी खूबसूरत बात वो कहते हैं कि आई वॉज मच मोर नेशनलिस्टिक इन कंपेरिजन टू गांधी इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मैं ज्यादा नेशनलिस्टिक हूं, मैं ज्यादा राष्ट्र के प्रति काम कर रहा हूं उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। हाँ, लेकिन साथ में वो कहते हैं कि मेरे लिए वो लक्ष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना, मैं आपको एक उद्धरण आपके समक्ष रख रहा हूं, ये 1944 का उद्धरण है। आई एम कोटिंग फ्रॉम हिम, जो कि उन्होंने मद्रास में 22 सितंबर को बोलते हुए कहा था आई एम नॉट अपोज टू नेशन एंड नेशनलिज्म, मैं राष्ट्र और समाज का विरोधी नहीं हूं, मैं स्वराज का विरोधी नहीं हूं, मैं आजादी का विरोधी नहीं हूं। अगर मुझे आश्वस्त किया जा सके कि स्वतंत्रता, शिक्षा और कल्याण, स्वतंत्रता, शिक्षा और कल्याण सबको मिल सकता है। 1944 in Madras on 22nd September, he is deliberating कि I am all for it, but want liberty, equality, welfare and education. अगर यह हमको मिलता है तो मैं उतना ही भागीदार हूं जितना आप हैं। Again on 30th November 1945, he tells us, I'm not only in favor of independence, rather I'm in favor of complete independence. अब मेरा एक सवाल है कि क्या आज समाज पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है? क्या वो बाबा साहब जो चाहते थे उस आधार पर समाज से विसंगतियां, दुरूहताएं, कठिनताएं या भेदभाव हट गया है? तो यहां तक तो उन्होंने कहा कि मेरी भागीदारी आपसे ज्यादा प्रतिबद्ध हो सकती है, बशर्ते मेरे अधिकार स्पष्ट होने चाहिए। एक और जगह पर वो लिखते हैं, तमाम लोग बाबा साहब को
परिभाषित करते हैं इस रूप में कि जैसे बाबा साहब राष्ट्र के विरोधी हों, लेकिन बाबा साहब बहुत स्पष्ट हैं। वो कहते हैं कि फॉर मी नेशन इज द फर्स्ट। नेशन फर्स्ट की जो थियरी चलती है, बाबा साहब उस फर्स्ट थियरी के भी समर्थक हैं। लोग कहते हैं कि मैं बिहार का हूं, महाराष्ट्र का हूं, यहां का हूं, उसके पहले मैं इस जाति का हूं, उस धर्म का हूं। तो बाबा साहब उनको आंसर करते हुए कहते हैं फॉर मी यू एंड योर आइडेंटिटी शैल बी दैट ओनली, दैट इज ऑफ इंडियन ओनली। वो पूरी तरह से भारतीय ही होनी चाहिए। मैं उनके एक और उदाहरण को आपके समक्ष रख रहा हूं। मानवता के इतिहास में राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ी शक्ति रही है। यह एकत्व की भावना है, किसी वर्ग विशेष से संबंधित होना नहीं। When we discuss nation, when we discuss nationalism, when we discuss our belongingness with nation, the clarity of Baba Sahib tells us that we must be in our all affairs above to the self and the caste and communities. हमारा जो प्रयास हो वो जाति और समाज की जो प्रतिबद्धताएं हैं उनसे ऊपर होना चाहिए। उनका जो उद्देश्य है वो बहुत स्पष्ट है और वो कहते हैं समाज के उस वर्ग को समानता और नागरिक अधिकार दिलाने का प्रयास जो वर्षों से वंचित रहा है, विदेशी प्रभुत्व और आंतरिक उत्पीड़न के विरुद्ध हो रहा है, उस समाज को आगे लाने के लिए वह पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनका मानना था कि राष्ट्र या राष्ट्रवाद तभी अपना औचित्य ग्रहण कर सकता है जब मानव के बीच, आई एम अगेन कोटिंग हिम, जब मानव के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुला दिया जाए और फ्रेटर्निटी को, सोशल हार्मनी को समाज में सर्वोच्च स्थान दे दिया जाए। जब ये चीजें उनके समक्ष, जब हमारे समक्ष आती हैं, तो बाबा साहब के दर्शन का एक नया परिदृश्य हमारे सामने उभर करके आता है। आई एम कोटिंग हिम from his own writings and primarily his last lecture of the Constituent Assembly. Sorry for the disturbance. And that is an important document of history. और उस डॉक्यूमेंट को तो खोजने के लिए भी बहुत ज्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। जो लोग बाबा साहब को दरकिनार करके कहते हैं कि बाबा साहब तो वामपंथियों की तरह, साम्यवादियों की तरह भारत को एक राष्ट्र मानते ही नहीं थे, उन्हीं के एक शब्द को मैं दोहराते हुए फिर इस टेक्स्ट पर आता हूं। वो कहते हैं, और ये टेक्स्ट उन्होंने लिखा है, राष्ट्र निर्माण के लिए प्रथम आवश्यकता है संपन्न विरासत की, स्मृति की, सामान्य स्वत्व की और वास्तविक सहमति की। यानी जो लोग बाबा साहब पर बार बार सवाल खड़े करते हैं या बाबा साहब को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करते हैं या वैचारिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप बाबा साहब को पढ़ें, वो अपने, जब वो मजदूरों के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को क्रिटिक कर रहे हैं, लेकिन उनको इस रूप में विस्तारित किया गया कि जैसे वो वास्तव में उनके धड़े में खड़े हैं। बाबा साहब को धड़ों में मत खड़ा करिए, बाबा साहब को बाबा साहब रहने दीजिए। उनकी जो वैशिष्टता है भारतीय समाज के सुधार के लिए, उसकी स्मृति के लिए, उसको हमको ध्यान देना चाहिए, तो हम उसके जो राष्ट्रबोध है उसके साथ चल पड़ेंगे। वो कहते हैं that is of 26 January 1950, India will be an independent country
what would happen to her independence? Will she maintain her independence and will she lose it again? एक सवाल वो वहां खड़ा करते हैं। संविधान स्वीकृत हो रहा है, हम आजाद हो गए हैं, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत हो जाएगा, गणतंत्र के रूप में हम होंगे। फिर वहां सवाल कर रहे हैं कि ये आजादी बचेगी या आजादी चली जाएगी। वो फिर कहते हैं, इट इज नॉट दैट इंडिया वॉज नेवर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ऐसा नहीं कि भारत स्वतंत्र देश नहीं था। द पॉइंट इज दैट शी वंस लॉस्ट द इंडिपेंडेंस एंड शी हैड, विल शी विल लूज इट अगेन। फिर वो आगे कहते हैं, what perturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost her independence, but she lost it by infidelity and treachery of some of her own people. वो कहते हैं कि ये हमारे ही अपने लोगों के द्वारा दिए गए स्वार्थ जनित धोखे के कारण भारत जो है वह परतंत्र हुआ। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मुझे एंगस मेडिसिन का वो डाटा याद आता है, मुझे धर्मपाल जी की वो ब्यूटीफुल ट्री पुस्तक याद आती है, उनके द्वारा मुनरो के किए गए रिसर्च के डाटे याद आते हैं कि शिक्षा के रूप में हम कितने समृद्ध थे। हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी थी, हम लगभग 32% तक वर्ल्ड जीडीपी का कंट्रोल करते थे। इसी नाते वास्को डिगामा, पुर्तगाल, स्पेन, डच, फ्रांसीसीज ये सब भारत के साथ व्यापार करने आए। अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने नहीं आए थे। मोहम्मद गौरी कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं आया था, वो लूटने आया था। लूटा अमीर आदमी को जाता है, गरीब आदमी को नहीं जाता है। हमारे एक संस्थान की इतनी समृद्धि थी कि वो लूटने चले आए हमसे, उनको बुलाया किसने? जयचंद ने। तो जो बाबा साहब कहते हैं कि ये ट्रेचरीज हैं, हमारे इतिहास का हिस्सा है, जिनसे हमको बचना होगा। फिर वो कहते हैं, विल इंडियंस प्लेस द कंट्री, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बाबा साहब उसी लेक्चर में कहते हैं, विल इंडियंस प्लेस द कंट्री अबव देयर क्रीड और विल दे प्लेस क्रीड अबव देयर कंट्री। यानी जो स्वत्व है, यानी स्व जो है, सेल्फ जो है, उसको वो भारत से ऊपर रखेंगे या भारत को, राष्ट्र को उसके ऊपर रखेंगे। इफ, फिर यहां राजनीतिक दलों की भूमिका की बात करते हैं, इफ द पार्टीज प्लेस क्रीड अबव द कंट्री, यदि राजनीतिक दल इस देश के ऊपर उनको रखेंगे तो हमारी इंडिपेंडेंस जो है फिर से खतरे में पड़ सकती है। तो मेरा सिर्फ, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया, जो वरुण जी ने मुझे बताया था कि 12:30 तक हम आज का सत्र रख पाएंगे, वरुण जी मैं इतना ही कहूंगा कि बाबा साहब को पढ़ना जरूरी है, उनकी मौलिक रचनाओं को पढ़ना जरूरी है, उनके जो विचार हैं उनको संदर्भ ग्रंथों के माध्यम से जानना जरूरी है। और जो समाज को बांटने की आज प्रवृत्ति राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में चल पड़ी है, कहीं पर दलित, शोषित, वंचित समाज को यह बता देना कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम्हारा तो भविष्य जो है वह मुस्लिम समाज के साथ है। उनको वहां देखिए, बाबा साहब किसी का विरोध नहीं करते हैं। संविधान सभा को अगर आप देखेंगे, उसके इस कार्य पद्धति को देखेंगे, तो बाबा साहब ने बहुत प्रयास किया है कि उस संविधान सभा में मुस्लिम लीग के लोगों का संयोजन हो सके, उनकी सहमति, उनके विमर्श भी आ सके। लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि नहीं, वो नहीं आएंगे, तब बाबा साहब ने एक नई दिशा उस संवैधानिक प्रक्रिया को देने की कोशिश की। बाबा साहब किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन बाबा साहब उस सत्य को भी जानते हैं कि जिससे इस भारतीय समाज का भला होगा, इस हिंदुस्तान का भला होगा, इस राष्ट्र का भला होगा। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि बाबा साहब जैसा महामानव, जिसके बारे में अटल जी के वो सूक्त वाक्य मैंने आपके सामने रखे, एक लेक्चर में उनको समेटना बहुत मुश्किल काम है। कुछ बातें मैंने आपके माध्यम से
कुछ रेफरेंसेस के माध्यम से रखी हैं। प्रश्न अवश्य होंगे, उन प्रश्नों का निराकरण कभी भी पुनः आपके माध्यम से हो सकेगा, इस आशा के साथ मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर शिव प्रकाश जी। बहुत ही विस्तार से आपने बाबा साहेब के जीवन के अनेक ऐसे पहलुओं को हमारे सामने बताया है जो सामान्य समाज, मुझे लगता है, जिससे ना तो उसकी उस दिशा में पढ़ने की रुचि रहती है, क्योंकि एक ऐसा डिस्कोर्स उनके सामने एकेडमिक जगत में क्रिएट कर दिया जाता है। तो इस प्रयास को जो आपने हमारे सामने रखा है, हम भी भारत सरकार का चूंकि एक हिस्सा होने के नाते ये हमारा भी उत्तरदायित्व है कि जो दिशा आपने दी है उस दिशा में हम आगे बढ़ें और अपने सेंटर के माध्यम से ही उस दिशा में समाज में, एकेडमिक जगत में ये जो विचार हैं बाबा साहब के, और इन विचारों को ठीक ढंग से प्रस्तुत कर सकें। ऐसा ही हमारा एक, आपको शायद स्मरण होगा, मैगजीन निकलती है सामाजिक न्याय संदेश, तो उसका डीआईसी का पहला अंक अभी अगले सप्ताह प्रकाशित भी होने वाला है, जिसमें मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उल्लेख करता हूँ कि उसमें हम बाबा साहब की एक स्पीच जो है वो जरूर पब्लिश करेंगे। तो अभी इस बार जो हमने पब्लिश करने वाली स्पीच है वो सामान्यतः जो आप बात कर रहे थे कि लोग जिसको एकेडमिक जगत में दिखाते नहीं है, तो हमने वो जो स्पीच है वो उनकी, वो स्पीच का टाइटल है इनटॉलरेंट एटीट्यूड ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट एट सेंटर टुवर्ड्स स्टेट्स हैविंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स। तो ये बाबा साहब की ओरिजिनल स्पीच जो है राज्यसभा में है, ये उसके सबसे पहले मैगजीन में है। तो दिसंबर में जैसे महापरिनिर्वाण दिवस है, हम उसमें भी चाहेंगे कि आपकी ओर से भी कुछ विशेषांक, चूंकि हम उसमें निकालने वाले हैं, तो आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन, चाहे इंटरव्यू के अवश्य नाते जो, अवश्य 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 अवश्य। उसके लिए भी विशेष आग्रह हम आपसे करेंगे। तो जैसा प्रारंभ में थोड़ा निवेदन किया था कि आज थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज्यादा उलझने के कारण से प्रश्नों को नहीं ले पाएंगे और थोड़ा सीमित समय में ही आपका व्याख्यान रख पाए, इसका खेद भी है। मैं देवेंद्र जी से एक बार निवेदन करता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव के लिए, आप अपनी बात करें देवेंद्र जी। वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर श्री प्रकाश जी। सर, आपके बारे में जितना कहा जाए और जितना इस व्याख्यान के बारे में कहा जाए वो कम है। और आपने जिस तरह का व्याख्यान आज दिया है ना सर, वो वास्तव में हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के व्याख्यान भी सुनते हैं, लेकिन ऐसा कोई बताता नहीं है कि बाबा साहब के असली व्यक्तित्व को सामने लाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करता है। चूंकि आपसे परिचय बहुत दिनों से रहा है और हम आपको जानते थे, तो हम तो समझ रहे थे कि आप क्या बोलने वाले हैं, लेकिन आज मेरे स्कॉलर्स जितने भी बैठे हैं वो जरूर आज गदगद हो गए होंगे इस व्याख्यान को सुनकर, और उन्हें अपनी जो नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा उनका हुआ होगा। तो आपका इस बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पीआईसी की पूरी टीम की ओर से। मैं वरुण जी को भी और आपका भी और सारे स्कॉलर्स का सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जल्दी ही मैं अपने स्कॉलर से वादा करता हूँ कि इनको अभी एक हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बोलने वाले हैं, तो जल्दी ही इनको दोबारा स्क्रीन पर लाने का हम प्रयास करेंगे। उसके लिए भी सर हम आपसे विनती करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डीआईसी की पूरी टीम। अवश्य अवश्य अवश्य। डीआईसी जो है वो मेरे परिवार की तरह है। मुझे जब मैं अंबेडकर चेयर पे था तभी उसकी उस वक्त उस पूरे परिसर का जो कमांड है एक तरह से सरकार ने लिया था।